अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं जी आप लोग? खैरियत से हैं, ठीक-ठाक हैं? अच्छा जी, इट्स अ लॉन्ग अवेटेड टॉपिक रिलायबिलिटी एंड इट्स टाइप। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी में फ़र्क क्या होता है, और एक और वीडियो भी बनाई थी जिसमें हमने बताया था वैलिडिटी की टाइप्स क्या होती हैं। तो आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए कि सर रिलायबिलिटी की भी टाइप्स बना दी जाएँ, तो बस उसी पे इंशाल्लाह आज हम बात करेंगे कि रिलायबिलिटी की टाइप्स क्या होती हैं। सो कोका मंजूर आपकी खिदमत में हाजिर है जी, टीचर ट्रेनर एंड लाइफ कोच। यू कैन सी माय यूट्यूब लिंक, यू कैन सी माय फेसबुक पेज। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उन लोगों के लिए जो कि पहली दफ़ा ये वीडियो देख रहे हैं। मैं टीचिंग भी करता हूँ, ट्रेनिंग भी करता हूँ। ये मुख्तलिफ इदारे हैं जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, जिनके साथ मैं अब तक ट्रेनिंग करवा चुका हूँ। इसमें स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट इदारे हैं और बहुत सारे कॉर्पोरेट और एनजीओज़ वगैरह भी हैं। इसके अलावा जो मेरा यूट्यूब चैनल है उस पे आपको करीबन कोई 300 के करीब वीडियोज़ हैं, ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं। ये सारी वीडियोज़ ये आपके लिए हैं। आप इसमें अपनी पसंद की जो वीडियो हैं वो देख सकते हैं। इसका एक तरीका आपके लिए ये भी है कि आप यहाँ से प्लेलिस्ट को क्लिक करके अपनी मर्ज़ी की प्लेलिस्ट पे जाके वीडियोज़ देख सकते हैं। सो थोड़ा-सा बोरिंग उन लोगों के लिए जो मुझे ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं उनके लिए थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन करा दिया। अब आते हैं जी रिलायबिलिटी क्या होती है? रिलायबिलिटी की एक्सप्लेनेशन तो हमने पहले एक वीडियो में तफ़सीलन कर दी है। यहाँ पे सिर्फ़ सरसरी सी डेफ़िनेशन कर देंगे कि जब हम क्वेश्चनर बनाते हैं, डेटा कलेक्शन का कोई इंस्ट्रूमेंट हम डिज़ाइन करते हैं, तो उसके ऊपर हमें ये देखना होता है कि जो इंस्ट्रूमेंट हमने डिज़ाइन किया है, ये कितना रिलायबल है। इसके अंदर जो 2 मेन चीज़ें हमने देखनी है, उसको आपने समझना है, वो है स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी। कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, क्वेश्चनेयर है, जो हमने डिज़ाइन किया या जो टेस्ट हमने डिज़ाइन किया या कोई भी चीज़ जो हम जिसके ज़रिए हम कुछ मेज़र करना चाहते हैं, वो कितना रिलायबल है। अच्छा, ये लफ़्ज़ आप लोग आम तौर पे भी सुनते रहते हैं कि ये रिलायबल रिलायबल ये रिलायबल है कि नहीं, यानी उस पे हम वो काबिल एतमाद है कि नहीं। इसकी आसान सी मिसाल है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक वेट मशीन पे खड़े होते हैं और एक बार आप वेट करते हैं तो आपको 60 केजी वेट बताता है, ठीक है? थोड़ी देर बाद दोबारा वेट करते हैं, फिर भी 60 बताता है। 10 घंटे बाद करते हैं, फिर भी 60 बता रहा है, ठीक है ना? तो इसका मतलब है कि ये इंस्ट्रूमेंट रिलायबल है, क्योंकि आपने 5-6 दफ़ा थोड़े-थोड़े वक़्फ़े से वेट आपने किया, तो वो तकरीबन वैसा ही नज़र आया। अब ऑब्वियसली आप साल बाद वेट करेंगे तो आपका वेट तो बदल चुका होगा ना? तो कहने का मकसद ये है कि इसको हम कहते हैं ये रिलायबल है। इसी तरह की इसकी एग्ज़ाम्पल हम क्रिकेट में अगर दें कि शाहिद अफरीदी की एग्ज़ाम्पल हम आपको देते हैं जो बड़े पॉपुलर प्लेयर थे, तो हम ये कहते थे यार ये रिलायबल नहीं है। एक मैच में छक्के ही छक्के मारता है और अगले मैच में 0 पे आउट हो जाता है। तो हम वी यूज्ड टू से कि यार ये रिलायबल नहीं है। इसी तरह रिसर्च के अंदर भी हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं। सो रिसर्च में हमने क्या देखना है कि जो इंस्ट्रूमेंट हमें स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंट रिजल्ट दे रहा है, हम उसको कहते हैं ये रिलायबल है। तफसील फिर आप उस वीडियो में देख लीजिएगा जो हमने बनाई है, व्हाट इज़ रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। अच्छा, अब हमारा जो फोकस इस वीडियो में है वो ये है कि रिलायबिलिटी की टाइप्स क्या हैं। इसमें टेस्ट, रीटेस्ट है, इक्विवेलेंट एंड या पैरेलल फॉर्म भी इसको कहते हैं। इंटरनल कंसिस्टेंसी है जिसको में स्प्लिट हाफ है, क्रोनबैक अल्फा है, ठीक है? और ये चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं टेस्ट, रीटेस्ट। ये चेक करेगा स्टेबिलिटी को। देखिए, मैंने आपको बताया था रिलायबिलिटी के अंदर 2 अहम चीज़ें हैं, एक है कंसिस्टेंसी और एक है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी को देखने के लिए हम देखते हैं टेस्ट, रीटेस्ट। सादा-सा कॉन्सेप्ट ये है कि आपको देखें रेड में हाइलाइट भी मैंने कर दिया है कि एक ही टेस्ट हम थोड़े से वक़्फ़े के बाद उसी बंदे से, उसी ग्रुप से दोबारा लेते हैं। अगर स्कोर करीब-करीब हो तो हम कहते हैं कि ये टेस्ट, रीटेस्ट रिलायबिलिटी इसके अंदर है। मिसाल के तौर पे एक टेस्ट लिया एक बच्चे से और एक आधे घंटे बाद दोबारा टेस्ट लिया, वही टेस्ट, तो स्कोर सेम आ रहा है तो हम कहते हैं कि यार ये क्या है, या करीब-करीब आ रहा है तो हम कहते हैं टेस्ट, रीटेस्ट रिलायबिलिटी। You see, individuals are asked to take the test of interest and then take the same test again at a later date. ठीक है? तो द क्लोजर द स्कोर इज द मोर रिलायबल द टेस्ट इज। तो अगर उसके दोनों मिसाल के तौर पे एक टेस्ट एक बार उसने टेस्ट में 100 में से 90 ले लिए, दूसरी दफा 89 ले लिए या 91 ले लिए, तो हम कहते हैं यार ये रिलायबिलिटी क्लोज क्लोज स्कोर उसका आ गया, ठीक है? तो जितना स्कोर क्लोज होगा उतना ही ज़्यादा हम उसको कहेंगे। सो द रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट इंडिकेट्स द डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एग्जामिनीज स्कोर्स ओवर द टाइम एंड इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है?
तो आप ये इसकी एग्जांपल देख लें। फॉर एग्जांपल ये कोई कंपनी है, वो देखना चाहती है एक क्वेश्चनियर के ज़रिए कि यार हमारे जो एम्प्लॉइज़ की जो जॉब सैटिस्फैक्शन है वो कैसी है। तो उन्होंने एक दिन टेस्ट लिया कस्टमर एन से कस्टमर से पूछा, ठीक है, एंड वन टाइम, ठीक है, और फिर टाइम 2 यानी आज लिया, हफ्ते बाद ले लिया, 2 दिन बाद ले लिया, सी विद एन इंटरवल ऑफ 1 वीक, एक हफ्ते बाद। तो अगर दोनों का स्कोर सेम सेम आ रहा है तो हम कहते हैं टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। तो आई होप कि इसमें कोई इतनी टेक्निकल बात नहीं है। एक ही टेस्ट एक ही ग्रुप से 2 मुख्तलिफ वक्तों में लेकर हम देखते हैं कि आया कि स्कोर सेम है या नहीं। अगर सेम नहीं है तो फिर या तो टेस्ट हमारा ठीक नहीं था और या फिर वो जो बंदा है वो उसमें कोई प्रॉब्लम आया है, ठीक है। जैसे कि इसकी एक एग्जांपल ये दी जाती है कि ये जो मूड्स वगैरह हैं, ये जो इमोशंस हैं, इस पे हम टेस्ट रिटेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते। कि फॉर एग्जांपल मैं जानना चाह रहा हूँ कि जी मेरी कंपनी के अंदर जो लोग हैं वो कितने खुश हैं। तो मैंने आज टेस्ट ले लिया, तो फ़र्ज़ करें आज वो जुमे का दिन है और हफ्ता इतवार वीकेंड आ रहा है, तो ऑब्वियसली दे विल बी फीलिंग लिटिल बेटर, मिसाल के तौर पे। और फिर मैंने टेस्ट मंडे के दिन ले लिया, मंडे के दिन वैसे ही दिल नहीं कर रहा होता काम करने को, तो फिर ये शायद टेस्ट जो है टेस्ट तो ठीक होगा लेकिन वो शायद रिलायबिलिटी के एतबार से हम उसको नहीं लेंगे। सो इट विल बी अप्रोप्रिएट फॉर टेस्ट फॉर एप्टीट्यूड, ये आईक्यू लेवल के लिए, इन चीज़ों के लिए ठीक रहता है, विच इज स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक, बट नॉट फॉर द टेस्ट ऑफ मूड, सिंस मूड फ्लक्चुएट ओवर अ टाइम। आपका मूड जो है वो, आपके जो इमोशन है वो बड़ी जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं। तो एन मुमकिन है टेस्ट ठीक भी होगा लेकिन चूंकि मूड बदल गया तो वो सारा, तो हम उसको फिर उसमें नॉर्मली नहीं लेते। तो टेस्ट रीटेस्ट जो होते हैं ये नॉर्मली जो एंट्री टेस्ट वगैरह होते हैं इनके लिए सूटेबल रहते हैं, क्योंकि वो आईक्यू लेवल मोस्टली जज कर रहे होते हैं और बंदे का आईक्यू लेवल जो है वो तकरीबन मोर और लेस सेम ही रहता है, ठीक है। सो दीज आर टेस्ट डिजाइन टू मेजर द एट्रीब्यूट्स दैट आर रिलेटिवली स्टेबल ओवर द टाइम। सेकंड इसमें क्या है, इक्विवेलेंट और पैरेलल फॉर्म, या इक्विवेलेंट या पैरेलल फॉर्म भी बाज़ जगहों पे आप देखेंगे बुक्स में लिखा होगा। इसमें क्या करते हैं, इसमें ये करते हैं कि 2 सिमिलर किस्म के टेस्ट लिए जाते हैं एक ही बंदे से एक ही वक्त में। तो उससे पता चलता है कि यार ये आया, इसके अंदर ये इस कंसिस्टेंसी है या नहीं है। सो द कोरिलेशन बिटवीन चेक, वो 2 टेस्टों का जो रिजल्ट आता है उसके दरमियान फिर कोरिलेशन चेक की जाती है। सो क्या करते हैं, 2 सिमिलर फॉर्म्स ऑफ द टेस्ट, सेम टेस्ट टेकन फ्रॉम द सेम इंडिविजुअल। पहले था एक ही टेस्ट लेते थे हम थोड़े थोड़े वक्फे से, एक वक्फे के बाद, हफ्ते के बाद, 4 दिन के बाद, और अब यहाँ पर है 2 मिलते जुलते टेस्ट हमने लिए एक ही बंदे से, ठीक है। तो हम देखना चाह रहे हैं कि वो कैसा रिजल्ट दे रहा है। सो सेम फिनोमेना विद द पार्टिसिपेशन ऑफ द सेम सैंपल ग्रुप वाया मोर देन वन असेसमेंट। क्या एग्जांपल है इसकी, देखें एक एग्जांपल जैसे जीआरई है, जीमेट है वगैरह, टॉफल वगैरह, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने पहले दफा ये टेस्ट लिया, हम एक अर्थमेटिक स्किल्स देख रहे हैं किसी बंदे की, तो हमने कहा जी 22 ज़रबे 45, 85 मल्टीप्लाई बाय 23 माइनस 11 विद इन ब्रैकेट, ये टेस्ट दिया उसने, उस बंदे ने इसको अटेम्प्ट किया। थोड़ी देर बाद हमने एक और टेस्ट दिया, अब देखें फिगर्स चेंज है, लेकिन अगर एक बंदा ये वाला टेस्ट कर सकता है तो आप देख सकते हैं कि ये वाला भी सिमिलर ही है। तो 2 सिमिलर टेस्ट में अगर उसका स्कोर एक जैसा आ रहा है, करीब करीब आ रहा है, यानी दोनों में उसने फॉर एग्जांपल 90% स्कोर कर लिया या 89 91 कर लिया, तो हम ये कहेंगे कि दोनों के दरमियान स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। तो इसे हम कहते हैं इक्विवेलेंट एंड पैरेलल फॉर्म, ठीक है, इक्विवेलेंट और पैरेलल फॉर्म। सो 2 मिलते जुलते टेस्ट एक ही बंदे से, एक ही ग्रुप से लेकर हम चेक कर सकते हैं, तो इससे भी हम रिलायबिलिटी देखते हैं। तीसरी जो चीज है इसके अंदर है वो है इंटरनल कंसिस्टेंसी। तो पहले 2 में हमने देखा क्या, स्टेबिलिटी, कि स्टेबल है पैटर्न कि नहीं। अब हम देखते हैं कंसिस्टेंट है कि नहीं। तो अब क्या कर रहे हैं, इंटरनल कंसिस्टेंसी मेथड में हम क्या करते हैं, डिफरेंट पार्ट ऑफ द टेस्ट आर मेजरिंग द सेम वेरिएबल। एक टेस्ट जो हमने डिजाइन किया है, जो क्वेश्चनर हमने डेटा कलेक्शन के लिए डिजाइन किया, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो हमारे पास है, क्या उसके अंदर जितने भी आइटम्स हैं वो सारे एक ही कॉन्सेप्ट को मेजर कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ऐसा तो नहीं है कि यार शुरू का जो टेस्ट का पोर्शन कुछ और मेजर कर रहा है और सेकंड का कुछ और मेजर कर रहा है और थर्ड का कुछ और मेजर कर रहा है, हम जानना कुछ और चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए फिर हमारे पास 2 टेक्निक्स हैं, 2 मेथड्स हैं, एक को कहते हैं स्प्लिट हाफ और एक को कहते हैं कोफिशिएंट अल्फा या क्रॉनबैक अल्फा, ठीक है। अब स्प्लिट हाफ क्या होता है, स्प्लिट हाफ का सादा सा तरीका क्या है
कि फर्ज करें आपने क्वेश्चनियर डिजाइन किया, तो उसके अंदर है 20 सवाल, ठीक है। अब 20 सवाल हैं तो आपने क्या करना है, आपने इसको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। कैसे कर दिया? फॉर एग्जांपल ऑड नंबर के जितने क्वेश्चंस हैं वो अलग कर दिए और इवन नंबर के क्वेश्चंस अलग कर दिए। जैसे मिसाल के तौर पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये 20 सवाल थे। तो आपने क्या किया, 1 3 5 7 इस तरह के जो क्वेश्चन थे वो एक पेज पे कर दिए, ठीक है, एक टेस्ट बना दिया उसका। और जो 2 6 4 6 8 इस तरह के नंबरिंग पे जो सवालात थे वो अलग है। अब आपने इन दोनों से रिजल्ट्स, दोनों क्वेश्चंस उसको दिए दो हिस्से करके दिए और इन दोनों के रिजल्ट्स देखे। सो द स्कोर्स ऑफ द टू हाफ्स आर देन कोरिलेटेड। द टेस्ट कैन बी स्प्लिट इन सेवरल वेज। इसको आप अलग भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप ऑड इवन करें, आप ये भी कर सकते हैं कि पहले 3 ले लिए, फिर 5 ले लिए, फिर 2 ले लिए और फिर जो बाकी छोड़े थे वो इस तरह से करके, लेकिन बराबर बराबर करना। अगर 20 सवाल हैं तो 10 एक में होने चाहिए, 10 दूसरे। तो उससे जो हमारे पास रिजल्ट आएगा हम उनको आपस में कोरिलेट करके देखते हैं कि अगर वो रिजल्ट सेम सेम आ रहे हैं तो हम उसको स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी कहेंगे, कोरिलेशन उसकी चेक कर लेंगे। दूसरा जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है वो है क्रॉनबैक अल्फा। आमतौर पे आप लोग जो रिसर्च के स्टूडेंट्स हैं, आपने यकीनन इसका नाम सुना होगा और ये SPSS में भी कैलकुलेट हो जाता है। अब आपको कोई फार्मूले लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, ये भी, इसका भी बेसिकली वही काम है, ये इंटरनल कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए है कि हमारा जो क्वेश्चन है उसमें 40-50 आइटम्स हैं, मीन्स जो स्टेटमेंट्स हैं, जो क्वेश्चन हैं, हम देख रहे हैं कि आया वो सारी की सारी जो है वो उसी एक वेरिएबल को चेक कर रही हैं या नहीं। Involve administrating test once to a single group of exam. However, बजाय स्प्लिट करने के हम फार्मूले के जरिए मालूम करते हैं, ठीक है। सो इसको कैसे करते हैं? इट इज द एवरेज रिलायबिलिटी दैट वुड बी ऑब्टेन फ्रॉम द ऑल पॉसिबल स्प्लिट्स ऑफ द टेस्ट। तो वो खुद ही उसको सिस्टम, आप तो मैंने कहा ना सॉफ्टवेयर के जरिए खुद ही इसको स्प्लिट करके कैलकुलेट कर लेता है, तो एक नंबर आपको पास आ जाता है। तो इसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं? अगर तो आपके पास जो सिस्टम नंबर दे रहा है वो 0.9 या इससे ज्यादा दे रहा है तो इसका मतलब है कि बेहतरीन इंटरनल कंसिस्टेंसी, एक्सीलेंट है। अगर आपका जो नंबर है वो आंसर 0.8 और 0.9 के दरमियान है, इट्स गुड। 0.7 तक भी है तो एक्सेप्टेबल है। इससे नीचे फिर अगर आए तो फिर इसका मतलब है कि वो जो क्वेश्चनियर आपने डिजाइन किया था, वो जो इंस्ट्रूमेंट था वो ठीक नहीं है। वो अगर आप रिसर्च में अगर आप कर रहे हैं और आपने लिख दिया कि जी रिलायबिलिटी ऑफ दिस वेरिएबल, जो हमारा क्वेश्चन था इसका जो क्रॉनबैक अल्फा आ रहा है इस क्वेश्चनियर का वो 0.6 है या 0.5 है, तो आपकी रिसर्च पे यहीं पे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, ठीक है। वो आपको वाइवा में डिफेंस में आपसे कहेंगे कि यार ये आपने फिर क्यों लिया। तो ये आपको लाजमी पता होना चाहिए कि अगर आपने क्रॉनबैक लिखा है तो 0.7 से एटलीस्ट ऊपर होना चाहिए। ये सोशल साइंसेज की बात कर रहा हूँ, जैसे मैनेजमेंट साइंसेज और इनमें 0.7 से ऊपर हो तो एक्सेप्टेबल करार दिया जाता है, इससे नीचे उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता, ठीक है। एक मसला इसके साथ ये है कि ये यूज किया जाता है यूनिडायमेंशनल वेरिएबल्स के लिए, यानी एक ऐसा क्वेश्चनियर जो कि सिर्फ एक वेरिएबल को मेजर कर रहा है तो हम उसी को ही उस पर ले सकते हैं। लेकिन अगर उस क्वेश्चन के अंदर कुछ और भी डायमेंशन हैं और भी वेरिएबल हैं तो फिर ये एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि जाहिर है एक वेरिएबल के अंदर और बहुत सारे छुपे हुए 2-3 सब वेरिएबल्स हैं या सब कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं, वो तो अलग अलग है ना, वो तो ये नहीं है। तो फिर क्या होगा कि फिर ये अगर कोई भी रिजल्ट बता रहा है तो फिर ये इसका मतलब है कि ये ठीक नहीं है। सो ये इसको यूनिडायमेंशनैलिटी कहते हैं। Unidimensionality in Cronbach alpha means assume that the questions are only measuring one variable or dimension, ठीक है। If you measure more than one dimension, the test results may be made. तो अब आपने एक से ज्यादा वेरिएबल को मेजर करने के लिए एक ही तरह का स्टेटमेंट बना दिए तो फिर तो रिजल्ट का जो आएगा उसका कोई फायदा नहीं है। तो बहरहाल ये एक एडिशनल आपको बात बता दी। एनीवे, तो हमने क्या बात की रिलायबिलिटी की। रिलायबिलिटी क्या बताती है? दो चीजें बताती है, कंसिस्टेंसी एंड स्टेबिलिटी, ठीक है। यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट हमने डिजाइन किया है उससे जो रिजल्ट्स हैं वो रिलायबल हैं। तो हम कौन से मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं? हम टेस्ट रीटेस्ट कर सकते हैं, यानी एक ही टेस्ट को 2 दफ़ा एक ही बंदे से लेकर देख सकते हैं कि इसमें कोरिलेशन है कि नहीं। फिर स्प्लिट हाफ कर सकते हैं, सॉरी फिर इक्वल फॉर्म कर सकते हैं। दो मिलते जुलते टेस्ट एक ही बंदे से यानी एक ही ग्रुप से लेकर हम रिजल्ट देख सकते हैं कि यार
अगर उसने इस टेस्ट में 90 लिए हैं तो इस टेस्ट में भी उसको 90 के करीब मार्क्स ही आने चाहिए, ठीक है, क्योंकि टेस्ट दोनों मिलते जुलते हैं। और थर्ड पे फिर हमारे पास इंटरनल कंसिस्टेंसी है, जिसमें हम स्प्लिट हाफ है, एक क्वेश्चनर को दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं और उससे हमें पता लग जाता है कि आया दोनों को पोर्शंस को ठीक से अगर इक्वली सॉल्व कर रहा है या इक्वली रिजल्ट्स आ रहे हैं तो हम कहते हैं कि इंटरनल कंसिस्टेंसी है। एंड लास्ट वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज क्रोनबैक अल्फा। क्रोनबैक अल्फा में क्या करते हैं कि क्वेश्चनर फार्मूले के जरिए वो नंबर देता है, और अब मैंने आपसे कहा कि फार्मूले लगाने की आपको जरूरत नहीं, सॉफ्टवेयर खुद ही करता है। एसपीएसएस में चले जाएंगे तो वो खुद ही आपको करके देगा। सो थैंक यू वेरी मच जी, आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कोई क्वेश्चन हो, कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।